नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। मैं रामबती साहू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं रोजगार कौशल के अंतर्गत इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल, सत्र 4 एक उद्यमी की तरह सोचना, थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। मतलब कि एक उद्यमी की तरह सोचना कि आपको फील करना है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो और एज ए एंटरप्रेन्योर आपके अंदर क्या क्या थॉट आ सकते हैं, क्या क्या थिंकिंग आ सकती हैं, क्या क्या आइडियाज़ आ सकते हैं, तो आपको उसकी तरह सोचना है। थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे पहले सत्र में हमने पढ़ा था दृष्टिकोण, एक उद्यमी का दृष्टिकोण, जिसमें हमने 2 लोगों के बारे में जाना था। एक जो उद्यमी है उसके दृष्टिकोण के बारे में जाना था और एक कर्मचारी के दृष्टिकोण के बारे में जाना था। जहां हमने जाना था कि जो एक उद्यमी है उसका जो डिसीजन मेकर होता है वो स्वयं ही होता है, जो भी डिसीजन लेना है वो स्वयं ही लेता था। और एक जो कर्मचारी है उसका जो डिसीजन होता है वो टॉप मैनेजमेंट, उसके मैनेजमेंट या टॉप बॉस के द्वारा वो डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सत्र 4 थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। एक उद्यमी अपना व्यापार चलाते समय कैसा सोचते हैं? क्या मैं एक उद्यमी की तरह सोच सकता हूँ? इस सत्र के माध्यम से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। जब आप ये सत्र पूरा कर लेंगे तो आप इस सत्र में समझ जाएंगे कि क्या मैं एक उद्यमी की तरह सोच सकता हूँ, क्या मैं मेरी जो थिंकिंग है, मेरे जो थॉट्स हैं वो एक एंटरप्रेन्योर के जैसे हैं या नहीं। राइट। उद्यमियों की समस्या। क्या आप सोच सकते हैं कि एक उद्यमी को दिन प्रतिदिन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? एक उद्यमी के सामने आने वाली सभी समस्याओं को सूचीबद्ध करें। राइट। मतलब कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आप नहीं जानते ग्राहकों को खरीदने के लिए कैसे प्रेरित करें। सेकंड उदाहरण है, एक सौदेबाजी करते हैं तो उत्पाद की सही कीमत नहीं चुकाते हैं। ठीक है, मतलब कि आप एक जो प्रॉब्लम्स आती हैं एक एंटरप्रेन्योर को, उसके बारे में आपको एक पूरा का पूरा लिस्ट बनानी है, जिसमें जैसे उदाहरण कि आपको नहीं पता कि ग्राहक जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो खरीदने के लिए उन्हें कैसे प्रेरित करें, उन्हें उस प्रोडक्ट की कौन कौन सी क्वालिटी के बारे में बताऊं, उन्हें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बोलूं कि हाँ ये प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ है और इसलिए आप इसको लीजिए। सपोज़ कोई हेयर ऑयल है, ठीक है, अब एन नंबर ऑफ कंपनीज़ के हेयर ऑयल आते हैं। अब कोई कस्टमर को आपको बेचना है, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, आपने बोला कि सर ये हेयर ऑयल बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक है, सामने वाले का जो कस्टमर है उसने क्या बोला, हेयर ऑयल तो और भी कंपनी के बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी ब्रांड्स के आते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज आती है, तो आप क्या उसमें एक्सप्लेन करोगे कि वो आपके हेयर ऑयल को ले ले। राइट। जैसे आपने बोल दिया उसके लिए कि सर ये आपके स्कैल्प में जाके बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है। ठीक है सर, ये जो ऑयल है 100% नेचुरल ऑयल है, 0% इसमें केमिकल है। हर्बल जो हर्ब होती हैं, उन जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, मान के चलो उसने बोल दिया कि सर ये 24 हर्ब से मिलकर बना है। ठीक है, और सपोज उसने बोला कि इतनी सारी आपने क्वालिटीज़ बता दी, हेयर स्ट्रेटनिंग करता है, आपने उसको एक चीज़ ये भी बता दी। फिर आपने बोल दिया कि आपके जो बालों का वॉल्यूम है उसको उठाता है, बालों का जो वॉल्यूम उसको बढ़ाता है, ग्रोथ जो प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर्स हैं उसको ये मतलब कि बचाता है, कि आपके जो वाइट बाल हो जाते हैं उसको ये वाइट होने से प्रिकॉर करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कैसे प्रेरित करना है अपने आप को या एक उद्यमी को। तो इतनी सारी चीज़ें जब आप उसके लिए बोलोगे एक हेयर ऑयल के बारे में, हेयर ट्रीटमेंट के बारे में, तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ प्रेरित हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट को लेना पसंद करेगा। ठीक है, ग्राहक सौदेबाजी करते हैं और उत्पाद का सही कीमत नहीं चुकाते हैं।
ये भी एक उदाहरण है। जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट आपको 100 रुपीज़ का है और अगर आपको 90 रुपीज़ तक में ही बेचना है, लेकिन कस्टमर आपसे 80 रुपीज़ में मांग रहा है, तो वो क्या वहाँ पे उत्पाद की सही कीमत नहीं चुकाते हैं। बट वहाँ पे आपको स्कीम्स को ला सकते हो, काफ़ी सारी स्कीम्स होती हैं, बाय 2 गेट 1 फ्री, इस तरह से, ठीक है। तो वो आपको कॉस्ट आपको उसके अंदर कवर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक और उद्यमी की एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। आप लोग चाहे नोट डाउन भी करिए अपनी कॉपी में कि सपोज हमने कोई प्रोडक्ट बेच दिया कस्टमर को, अब कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए है, तो वहाँ पे क्या होगा उस कंडीशन में? हो सकता है वहाँ आपकी कंपनी की जो पॉलिसी है, आपकी जो पॉलिसी है, या तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी होगी या फिर 100% रिटर्न पॉलिसी होगी, राइट। दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट थिंग, आप उसको रिप्लेसमेंट करेंगे। रिप्लेसमेंट करने के बाद क्या करेंगे? या तो आपको वही प्रोडक्ट दूसरा कंपनी का दोगे, दूसरा कुछ उसमें इंग्रेडिएंट ऐड होंगे, या उस प्रोडक्ट को आप रिप्लेसमेंट कर दोगे। अगर वो 80 रुपीज़ की जो चीज़ खरीदी थी हेयर ऑयल, तो आपने उसको हो सकता है डैंड्रफ ऑयल दे दिया हो, हेयर पैक दे दिया हो, या फिर कोई और चीज़ दे दी हो, ठीक है। वहाँ पे आपने रिप्लेसमेंट किया है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी को फॉलो किया है। देन 100% रिटर्न पॉलिसी, कस्टमर को वो चीज़ सूट नहीं कर रही है, कस्टमर को वो उस चीज़ को नहीं चाहिए, तो आपने उसको 100% रिटर्न पॉलिसी पे काम किया। तो एक इस तरह की भी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वालिटीज़ में इशू आ सकते हैं, उसको भी आपको नोट डाउन करना है। वो भी एक प्रॉब्लम है कि क्वालिटी में इश्यूज, मतलब कि कोई उद्यमी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई कस्टमर को वो चीज़ सूट कर गया, और हो सकता है किसी 100 में से एक आध कस्टमर को वो चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट दिखा, कुछ रिएक्शन कर गया, तो उस चीज़ को भी आपको हैंडल करना है, राइट। तो इस तरह की काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो आपको लिखनी है। उसके बाद समस्याओं को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको ये क्वालिटी भी आना चाहिए। समस्या का समाधान सोचने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उद्यमी अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए कई समाधान पेश कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पहले पहचानने से शुरू होती है कि समस्याएं क्या हैं। एक बार समस्याओं का पता चलने के बाद कई तरीके हैं जिनमें एक उद्यमी उन्हें हल करने के बारे में सोच सकता है। मतलब कि समस्याओं को पहचानने से शुरुआत होती है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको जानना होंगी, उनको पहचानना होगा, ठीक है। एक बार समस्याओं का पता चलने के बाद कई तरीके हैं। मतलब कि अगर आपको एक बात पता चल गई कि सपोज़ जो प्रोडक्ट्स दिया उसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं, एक पता चल गई, तो आप उसके एन नंबर ऑफ सॉल्विंग जो तरीके होते हैं वो निकाल सकते हो, ठीक है। एक उद्यमी को कई समस्याओं या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें सुलझाना ही उनकी क्षमता है जो उन्हें खास बनाती है। मतलब कि जो भी उनके सामने कोई समस्याएं हैं, कोई चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है, तो उन्हें सुलझाना ही उनकी सबसे बड़ी कैपेसिटी होती है। उनको कैसे सॉल्व करें, यही उनकी सबसे बड़ी एक क्वालिटी होती है। कुछ समस्याओं की सूची दी गई है जिनका सामना एक उद्यमी को व्यापार चलाते समय करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे विचार, पैसा, सामग्री प्राप्त करना, विनिर्माण, मूल निर्धारण करना, विपणन और विज्ञापन, बेचना, लेखांकन। सबसे पहले विचार, मेरा बिजनेस विचार क्या होना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि यह विचार काम करेगा। आपका जो बिजनेस थॉट है वो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कौन सा बिजनेस में आप अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, राइट। इसका विचार पर आपको काम करना चाहिए, ओके। देन पैसा, बिजनेस शुरू करने से पहले पैसा जुटाना चाहिए। आपको कितना पैसा लगेगा, कितने अमाउंट में आपको वो काम कंप्लीट होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कि आप कोई भी यूनिट खड़ी कर रहे हो, कोई भी बिजनेस चलाना शुरू कर रहे हो, तो उसमें कितने पैसों की आपको ज़रूरत होगी और वो पैसा कहाँ से अरेंज होगा। सामग्री प्राप्त करना, सामग्री कहाँ से और किस कीमत पर प्राप्त करनी है। जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसमें जो सामग्री, जो इन्वेंट्रीज का यूज़ होता है,
जो रॉ मटेरियल रहता है, राइट, हम होलसेल से खरीदें या मैन्युफैक्चरर से खरीदें, कहाँ से हमें कम कीमत में प्राप्त होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विनिर्माण, निर्माण कैसे करें यदि यह उत्पादन का व्यापार है तो। अगर आप उत्पादन कर रहे हैं किसी चीज़ का प्रोडक्ट को उत्पाद कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसका कैसे निर्माण करेंगे। मूल्य निर्धारण, मुझे किस कीमत पर उत्पाद बेचना चाहिए ताकि मैं पर्याप्त लाभ कमा सकूं। मुझे कैसे पता चलेगा ग्राहक किस चीज़ का भुगतान करने के लिए तैयार है या किस कीमत पर भुगतान करने के लिए तैयार है। यहाँ पर आपको जो प्राइस सेट करना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो हम लोग देखते हैं MRP, वो किस बेसिस पे सेट करेंगे। अगर एक यूनिट बनाने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड, मतलब कि आपने सपोज एक पानी का बॉटल बना रहे हैं, पीने का जो पानी होता है, तो उसमें जो ग्रेनुलल्स आते हैं, जो एक प्लास्टिक फॉर्म जो बॉटल्स का शेप बनाने के लिए, वो दाने से लेके पानी का फिल्ट्रेशन से लेके पैकेजिंग से लेके उसके बाद उस बीच में जो क्वालिटी के लिए आपने एम्प्लॉय रखा हुआ क्वालिटी चेक करने के लिए, क्वालिटी से लेके उन सारी चीज़ में अगर एक बॉटल बनाने में 1 लीटर का आपको 8 रुपये की कॉस्ट आती है, तो आप मार्केट में कितना बेचोगे। 8 रुपये तो नेट आपकी वो कॉस्ट आ गई जो आपने इतने सारे लोगों को पे की, क्वालिटी वाले को पे किया, पैकेजिंग वाले को पे किया, रॉ मटेरियल वाले को पे किया, पानी का फिल्ट्रेशन का पे किया, उसमें कुछ मिनरल्स को ऐड किया, उसके लिए पे किया, राइट। तो इन सभी को किस रेट पे, सपोज़ आप 20 रुपीज़ में बेच रहे हो, तो इसमें सभी की सैलरीज भी निकल रही, जो आपने रॉ मटेरियल लिया था उसका भी पैसा निकल रहा है, देन आपको भी कुछ प्रॉफिट उसमें हो रहा है। इस तरह से आपको मूल्य का निर्धारण करना है। एंड सेकेंड थिंग, आपको मूल्य का निर्धारण उस प्रोडक्ट के बेस पे भी करना है कि वो प्रोडक्ट आप कौन सी जगह पर सेल आउट कर रहे हो, वो कौन सा एरिया है। आपने कोई ऐसा हाई फाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बना दिया, सपोज़ हम कोई बहुत एक रिच ब्रांड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और उस ब्रांड को अगर हम एक लोकल मार्केट में लेके जाएंगे तो उसको कोई नहीं खरीदेगा। जैसे कार, अगर एक ऑल्टो कार की बात करें, एक नैनो कार की बात करें, तो आज की जो जनरेशन है, बहुत सारे लोग हैं जो उस कार को अफोर्ड्स कर सकते हैं, ठीक है, और वो एक नॉर्मल से मार्केट में भी सेल आउट हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे लोगों की इनकम अगर 20-25 हज़ार रुपये भी है पर मंथ, तो भी वो उस चीज़ को हायर कर लेते हैं कि ठीक है, मैं एक ऑल्टो, एक सुजुकी, एक लाइक सेंट्रो, इनका पैसा मैं पे कर सकता हूँ। बट वहीं अगर हम एक फरारी की बात करते हैं, वहीं हम एक BMW या ऑडी की बात करते हैं, जागुआर की बात करते हैं, तो इनकी जो गाड़ी है, इनकी जो कार रेंज है, मैक्सिमम प्राइस है, तो ये हम एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए सेल नहीं कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से एक मूल्य का निर्धारण करना ज़रूरी है कि कौन से एरिया में हम उस अमाउंट को या उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। विपणन एंड विज्ञापन, जैसे हम बोलते हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, मैं अपने ग्राहकों को व्यापार के बारे में कैसे बताऊंगा जिससे कि मेरे पास आने के लिए आकर्षक हो जाए। मैं ऐसी कौन सी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को फॉलो करूं, ऐसे कौन से मार्केटिंग जो गट्स होते हैं उनको फॉलो करूं जिससे कस्टमर ऑटोमेटिक मेरे साइड अट्रैक्ट हो, मेरे प्रोडक्ट को लेने के लिए आए। ऐसे कौन से एडवर्टीज़मेंट दूं। सपोज़ आजकल देखा होगा कि जो भी टीवी पे जो विज्ञापन आते हैं, जो एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, राइट, उसमें कोई हीरो हीरोइन के फ़ोटोज़ होते हैं या कोई ऐसे व्यक्ति के फ़ोटोज़ होते हैं जिसको लोग जानते हैं, ठीक है, कोई क्रिकेटर्स का हो गया, कोई बैडमिंटन जो बहुत अच्छी पोजीशन पे उसका हो गया। क्यों? क्योंकि लोग जब उनको देखते हैं, उनका जब विज्ञापन देखते हैं, अच्छा इसको ये भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि इस चीज़ का यूज़ हमें भी करना चाहिए, तो एक क्या हो जाता है, एक मार्केटिंग में एक वर्ड्स है कि आई लेवल इज़ द वाई लेवल, जो देखेगा वो बिकेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कि आपका प्रोडक्ट विजिबल होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट दिखना चाहिए, तभी लोग उसको खरीदेंगे। बेचना, ग्राहक मुझसे कैसे खरीदेगा, क्या ग्राहक मेरे पास आएगा या मैं ग्राहक के पास जाऊंगा। आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो तो ग्राहक डेफिनेटली आपके पास भी आएगा या आपको भी वहाँ पे जाना पड़ सकता है, ठीक है। सेकंड थिंग, आप क्या बेच रहे हो। जनरली हम लोगों ने देखा होगा, अगर हम एक गोल्ड की बात करते हैं तो मोस्टली लोग
गोल्ड जो एक सुनार होता है उसके पास ही जाते हैं ज्वेलरी लेने के लिए। बहुत रेयर केसेस होता है कि ज्वेलरी मैन आपके घर आता है, ठीक है। इसी तरह से कुछ सर्विसेज जैसे होम ट्यूटर, वो आपके घर आके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो घर आके ही आपको सर्विसेज देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, आपको क्या बनाना है, क्या सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा या फिर कस्टमर सीधे आपके पास आएगा। उसके बाद लेखांकन, मैं जो पैसे खर्च कर रहा हूँ और जो कमा रहा हूँ उसको ट्रैक कैसे रखूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितना लाभ कमा रहा हूँ। सब लेखा जोखा, आपको प्रॉपर तरीके से लेखा जोखा रखना है। आपका फिनांस का पूरा एक डिपार्टमेंट अलग रखना है। आपने कितना पैसा लगाया, कितना पैसा कमाया, कितना प्रॉफिट हुआ। हो सकता है आप ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच गए हो, जहाँ पे एक स्टेज ऐसी आती है जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशंस होती है। वहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है, बट ये है कि आपने जो एक अमाउंट लगाया वो आपका जो मार्केट है वो सेट हो जाता है। जो प्रोडक्शन किया जिस प्रोडक्ट का, वो वहाँ पे बन के प्रिपेयर हो जाता है और पूरी तरह से मार्केट में उतरने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। बाहर खड़े रहना, जो चीज़ें बाहर में बाज़ार में पहले से उपलब्ध है, मैं उससे बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मैं अपने ग्राहक के लिए मूल्य कैसे बढ़ाऊँ। मतलब कि बाहर खड़े रहना, जो चीज़ें बाज़ार में पहले से ही उपलब्ध हैं तो उनको आप बेहतर कैसे बनाओगे। आप उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करोगे। हो सकता है बाहर जो मार्केट में प्राइस 50 रुपये में बिक रहा है 100 ml चीज़ें, ठीक है, वही 100 ml चीज़ वो उससे बेटर क्वालिटी का आपने 40 रुपीज़ में दे दिया, तो आप इस तरह से मार्केट में एडजस्ट कर जाओगे। क्योंकि कस्टमर को क्वालिटी के साथ साथ प्राइस भी, क्वालिटी जहाँ उसको ज़्यादा चाहिए रहती है, किसी चीज़ की में हाई चाहिए रहती है, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए रहती है, कस्टमर वहीं पर पैसों के लिए कम करता है, कोशिश करता है कि जिसका प्राइस कम होगी लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो उस प्रोडक्ट पे मूव ऑन कर जाता है। बढ़ता हुआ व्यापार, मैं अपना व्यापार कैसे बढ़ा सकता हूँ, बेहतर कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। ये भी आपको देखना है कि आपका जब व्यापार जो है, बिजनेस है, जो एक्सपांशन होने लगता है, बढ़ने लगता है, राइट, तो उसको आप कैसे बढ़ा सकते हो, इस सारी चीज़ों के बारे में भी आपको वर्क करना है, राइट। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें एक कहानी भी दी गई है, उस कहानी को भी आपको पढ़ना है, ठीक है। कि किरण की कहानी पढ़ें कि सोचें, एक उद्यमी की तरह सोचना, उसका एक अभ्यास करें कि किस तरह से आप एक उद्यमी की तरह सोच सकते हैं, राइट। तो उस कहानी को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद कुछ प्रश्नों के बारे में सोचें। आपको क्या लगता है कि किरण को हाथ गाड़ियों के लिए स्ट्रेन लगाने का विचार कैसे आया, ठीक है। मतलब कि किरण की पूरी कहानी पढ़िए, उसके बारे में सोचिए, ठीक है। समस्याओं को हल करने के लिए एक उद्यमी की तरह सोचें। थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आपको समस्याओं को हल कैसे करना है, एक उद्यमी की तरह सोचना है, आपको एक उद्यमी की तरह वर्कआउट करना है, राइट। उद्यमी अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में कई विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करते हैं। उपरोक्त उदाहरण में किरण ने पहचानने की समस्या का हल किया और व्यावसायिक विचार के साथ काम करेगी। नीचे 3 तरीके सूचीबद्ध किए गए हैं जो ज़्यादातर उद्यमी तब सोचते हैं जब वे एक समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मतलब कि उद्यमी अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है क्रिएटिविटी, सेकंड इनोवेशन एंड थर्ड क्रिटिकल थिंकिंग। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। पहले रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। रचनात्मकता का अर्थ उन विचारों के साथ सामने आना है जो दूसरों ने पहले से नहीं सोचा था। रचनात्मकता का अर्थ कलात्मक होना या ड्राइंग में अच्छा होना नहीं है। एक उद्यमी को यह विश्वास करना होगा कि वे एक समस्या को हल करने के लिए नए विचारों को सामने ला सकते हैं। किरण के मामले में उसने एक नए विचार के बारे में सोचकर हाथ गाड़ी को घुमाने की समस्या का हल किया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक उद्यमी को विश्वास करना होगा कि वे एक समस्या का हल करने के लिए कोई नए थॉट को ला सकते हैं, कुछ न्यू थॉट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि वो
जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। रचनात्मकता का कार्य यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको आर्ट में निपुण होना ज़रूरी है या आपको किसी तरह की ड्राइंग आनी चाहिए तभी आपको बोल सकते हैं कि आप क्रिएटिविटी हो। क्रिएटिविटी से मतलब है यहाँ पे आपके न्यू थॉट, न्यू थिंकिंग, कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़, राइट। उसके बाद है इनोवेशन, नवाचार करना। इनोवेशन का अर्थ है नए विचारों के बारे में सोचना और वास्तविक जीवन में काम करने के लिए तरीकों के साथ आना। वास्तविक मतलब कि रियल लाइफ में आपको जो काम करने के तरीकों के साथ आपको आना है। रचनात्मक और नवाचार के बीच अंतर यह है कि जहाँ रचनात्मक केवल एक विचार के साथ आने वाली है, वहीं नवाचार वास्तविकता में विचार बनाने के तरीकों में भी आ रहा है। ठीक है, मतलब कि इनोवेशन, आपने कुछ नया ऐड कर दिया, ऑलरेडी कुछ अपडेट कर दिया किसी चीज़ में। ठीक है। देन गहन सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। गहन सोच का अर्थ किसी स्थिति या समस्या को समझने के लिए स्वयं से प्रश्न पूछें और स्थिति या समस्या के कारणों के बारे में शोध करें। मतलब कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसका अर्थ यह है कि किसी स्थिति या समस्या को समझने के लिए स्वयं से प्रश्न पूछें। ठीक है, आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रहा है, जहाँ पे आपको उस कंडीशन से बाहर निकलना है, तो आपको स्वयं से प्रश्न पूछना पड़ेगा, ये क्यों हुआ, इसमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे। इन सभी चीज़ों के बारे में आप जब बहुत बारीकी से सोचेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका जो रिस्पॉन्स है, जो पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब जो आपको सॉल्विंग का एक कोई ना कोई तरीका सामने आ जाएगा। आप एक उद्यमी को हमेशा समस्या के साथ सामना करने पर गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि जो एक एंटरप्रेन्योर है उसको किसी भी तरह की समस्या को अगर सॉल्व करना है तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग की तरह से सोचना पड़ेगा। वे सिर्फ समस्या के बारे में चिंतित ही नहीं हो सकते और उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी तरह की समस्या, सिर्फ समस्या के बारे में चिंतित नहीं हो सकते, इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने किरण की पूरी एक कहानी पढ़ी। किरण की कहानी में आपने देखा कि वो किस तरह से उस सिचुएशन से निकलती है, उसको क्या नया थॉट आता है। ठीक है, उसके बाद प्रायोगिक गतिविधि दी है, आपको इसके बारे में भी जानना है कि प्रायोगिक गतिविधि में, इस गतिविधि में आप परिवार के सदस्य की समस्याओं को पहचान करेंगे और उनकी समस्या को हल करने के लिए एक उद्यमी की तरह सोचेंगे। मतलब कि आपको आपकी फैमिली में किसी एक व्यक्ति की कोई समस्या है, उसको आपको समझना है, पहचान करना है और उसके बाद आपको उस समस्या को पहचान करने के बाद एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना है कि इस समस्या को मैं एज ए एंटरप्रेन्योर कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। ठीक है, या एज ए एंटरप्रेन्योर मैं इस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे फाइंड आउट करूँ। एक साथी ढूंढें और जोड़े में बैठें। प्रत्येक व्यक्ति परिवार के एक सदस्य के बारे में सोचेगा जिसकी समस्या का वो हल करना चाहते हैं। सपोज़ अगर आपके पापा का कोई बिजनेस है और वो प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे कि वो बिजनेस कैसे रन हो, उस बिजनेस में क्या नए इनोवेटिव आइडिया लाऊं, क्या नवाचार करूं जिससे वो बिजनेस रन कर जाए। ठीक है, उसके बाद एक जोड़े के रूप में आप प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए 3 विचारों के साथ लेकर आएंगे। मतलब कि यहाँ पे आपको एटलीस्ट 3 थॉट लेके आना है, 3 टाइप्स के थॉट लेके आना है कि उस बिजनेस को कैसे, उस प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट करोगे, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, क्या क्या उसमें इनोवेटिव आइडियाज़ डालोगे, क्या क्या उसमें क्रिएटिविटी करोगे, या क्या उसमें कुछ क्रिटिकल थिंकिंग रखोगे कि जिससे वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो एक गतिविधि का रिकॉर्ड करने के लिए नीचे एक प्रारूप दिया गया है, आपको उसके बारे में लिखना है कि परिवार के सदस्य के बारे में लिखना है, उसकी समस्या और समाधान। सपोज़ परिवार के सदस्य की समस्या है, ठीक है, तो उसको लिखिए क्या समस्या है। परिवार के सदस्य वो पापा हैं, चाचा हैं, भैया हैं, बहन है, मम्मी है, कौन है, उसका नाम लिखिए। समस्या को सॉल्व करने के लिए सोचिए। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। व्यापार चलाते समय उद्यमी
को किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जब भी कोई एक व्यापार रन करता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उसके बारे में सोचिए और लिखिए। एक उद्यमी की समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो सत्र 4 है, ठीक है, कि थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर, ये आपका जो सत्र है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अगले सत्र 5 में पढ़ाई करेंगे, बिजनेस आइडिया के साथ आना। मतलब कि आपके अंदर जो विचार हैं वो कैसे होने चाहिए, एक बिजनेस आइडिया कैसे आएगा उसके बारे में सोचना। विचार के निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एन आइडिया क्रिएशन, कौन कौन से हो सकते हैं कि कस्टमर की नीड्स को जानना, ठीक है, उद्यमी को अपनी रुचि और प्रतिभा के बारे में जानना, कुछ इनोवेटिव है, व्यापार विचार कैसे बनाएं, स्थान आधारित विचार क्या हो सकते हैं, मौसम के अनुसार अलग अलग विचार कैसे आ सकते हैं, समय अनुकूलन, आयोजन पर आधारित विचार, इन सभी के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो अब ये हम सब पढ़ेंगे अगले सत्र 5 में। जब तक के लिए धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।